हेलो स्टूडेंट, आज हम वापस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आए हैं। हमने पहले की जैसे मैंने आपको बोला था, हमने अभी मनी के टॉपिक के बारे में पढ़ा है। अब मनी के टॉपिक के बारे में पढ़ने पर उसके हमने मनी का क्या डेफिनेशंस हैं, कितनी भागों में उसकी डेफिनेशन डिवाइडेड है। देन उसके बाद हमने मनी का क्लासिफिकेशंस और मनी सप्लाई के सोर्सेस, ठीक है, मनी हाई पावर्ड मनी, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। अब हमने मनी की जो थ्योरी है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, जिसमें कि फिशर का ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे हम लोग, कैम्ब्रिज का ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और किन्स का कैश बैलेंस का जो है हम लोग अप्रोच पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जो चैप्टर है अपना मुद्रा परिमाण सिद्धांत का, उसमें हम सबसे पहला टॉपिक लेके आ रहे हैं उसी चैप्टर का, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। तो मैं हेमलता पाठक मैडम, इकोनॉमिक्स की लेक्चरर, राउत भट्टा एमपी कॉलेज में कार्यरत हूँ और आज मैं आपका ये दोबारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका टॉपिक है आज हमारा मुद्रा परिमाण सिद्धांत का। ठीक है, अब जैसे कि सबसे स्टार्टिंग में दे ही रखा है कि प्रोफेसर किन्स के अनुसार मुद्रा सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु यह है कि मुद्रा का मूल्य स्वाभाविक रूप में अस्थिर रहता है, यानी उसमें परिवर्तनशीलता रहती है। इस संदर्भ में मुद्रा के मूल्य के सिद्धांतों की विवेचना से पूर्व मुद्रा मूल्य का अर्थ समझना बहुत ही आवश्यक होता है कि यानी मुद्रा का मूल्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम मुद्रा का मूल्य के डेफिनेशन देखते हैं। जैसे कि मुद्रा का मूल्य नीचे पैराग्राफ में दे रखा है कि मुद्रा के मूल्य का अर्थशास्त्रियों द्वारा मुद्रा के मूल्य को 3 अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। पहला, मुद्रा मूल्य का आशय ब्याज दर से भी लगाया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी लगाया जाता है। मुद्रा मूल्य से अभिप्राय उसकी विनिमय की दर से भी लगाया जाता है। कुल मिला के मुद्रा का मूल्य उसके कार्यों के द्वारा दर्शाया जा रहा है ना। और उसका तीसरा डेफिनेशन किसके द्वारा लगाया जाता है? क्रय शक्ति के। और ये तीनों ही मुद्रा के मूल्य के कार्य हैं, मुद्रा के कार्य हैं। ठीक है, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट मुद्रा का कार्य क्या होता है? विनिमय। और उसके बाद जैसे क्रय शक्ति के द्वारा बताया गया है और ब्याज दर से लगाया गया है इसका डेफिनेशंस को, तो ये सारे ही इसके कार्य के द्वारा इसकी डेफिनेशंस को दर्शाया गया है। अब जैसे कि नीचे पैराग्राफ में दिया है कि मुद्रा का मूल्य से आशय सामान्य क्रय शक्ति है। नॉर्मली परचेसिंग पावर जो हमारी होती है वो ही निर्धारित करती है कि हमारा मुद्रा का मूल्य कैसा होगा। अगर हमारी परचेसिंग पावर बहुत अच्छी है, मतलब बहुत पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो हमारा मुद्रा का मूल्य भी धनात्मक होगा। अगर हमारी परचेसिंग पावर बहुत ही कम है, नेगेटिव वे में है, तो हमारा मुद्रा का मूल्य भी नेगेटिव वे में रहेगा। और मुद्रा के मूल्य और सामान्य क्रय शक्ति में दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। मुद्रा के मूल्य के दृष्टिकोण। अब मुद्रा का जो मूल्य है उसके कई प्रकार के दृष्टिकोण हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष दृष्टिकोण हैं। जैसे कि प्रोफेसर B.M. एंडरसन है ना, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने मुद्रा के मूल्य को निरपेक्ष वैल्यू बताया है। और प्रोफेसर किनले जैसे अर्थशास्त्री का मत है कि मुद्रा का मूल्य सीमांत विनिमय में प्रदान की गई सेवाओं का पंजीकृत मूल्य है। यानी प्रोफेसर किनले ने भी विनिमय को ही मुद्रा के मूल्य के द्वारा डेफिनिशिट किया गया है। ठीक है, ये मूल्य 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला, उन वस्तुओं की खरीद से संबंधित मुद्रा मूल्य जिनके भाव बाजार में उद्धृत किए जाते हैं, अर्थात मुद्रा का थोक मूल्य, होलसेल वैल्यू ऑफ मनी। अगर एक तरह से, जैसे कि इन्होंने पहला बताया कि मूल्य के प्रकार 3 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक पहला मूल्य तो कौन सा हो जाएगा? जो कि होलसेल वैल्यू है। मान लीजिए हमारे मार्केट में 2 प्राइस चलती है, एक रिटेलर की, एक होलसेलर की। तो इन्होंने होलसेलर की वैल्यू को ही मनी का मूल्य बताया, वैल्यू ऑफ मनी बताया है। ठीक है, दूसरा, उन वस्तुओं से संबंधित मुद्रा का मूल्य जिनका उपभोग एक औसत या सामान्य परिवार द्वारा होता है, अर्थात मुद्रा का फुटकर मूल्य, रिटेल वैल्यू। मैंने भी बताया 2 में होता है, एक होलसेल एंड रिटेल। पहला इन्होंने बताया होलसेल, दूसरा बताया इन्होंने रिटेल। जो दैनिक लोग होते हैं वो रिटेल से ही खरीद सकते हैं, लेकिन होलसेल से कौन खरीदता है? जो व्यापारिक होते हैं। तीसरा, एक श्रमिक को दिए गए द्रव्य का मूल्य अर्थात मुद्रा का श्रम मूल्य, और एक लेबर
लेबर को जो यानी जो मजदूर कार्य करते हैं उनको जो पैसा दिया जाता है, दैनिक मजदूरी दी जाती है, वो है वैल्यू ऑफ मनी। यानी वैल्यू ऑफ मनी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, होलसेल, रिटेल एंड लेबर। ठीक है। मुद्रा का चलन वेग क्या होता है? वॉलेंसिटी और सर्कुलेशंस ऑफ मनी। मुद्रा चलन वेग का अर्थ मुद्रा का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के लिए होता है। मेन इसका क्या काम होता है? विनिमय के तौर पर मुद्रा का कार्य किया जाता है। अगर विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तेजी से होता है तो मुद्रा की एक इकाई ही अनेक इकाइयों का कार्य कर देती है। जैसे 10 रुपये का एक नोट ए से बी के पास गया, बी से सी के पास, सी से डी के पास और डी से ही ई के पास, और इसी प्रकार 10 व्यक्तियों के पास वह हस्तांतरित होता है। तो 10 रुपये के एक नोट ने 100 रुपये के विनिमय सौदे किए हैं। यानी वो 10 रुपये का नोट 10 व्यक्तियों के पास गया तो कितना रुपये का हुआ उसकी वैल्यू ऑफ मनी? 100 रुपीज़ की। तो यही इस प्रकार से मुद्रा का चलन वेग है। यानी एक ही नोट कितने लोगों के हाथों में जाता है और कितना वैल्यू ऑफ मनी कमाता है, वैल्यू ऑफ मनी मेजरमेंट करता है, वही आपका मुद्रा का चलन वेग होता है। ठीक है। अतः इसमें नीचे पैराग्राफ में दे रखा है कि जितनी बार वह विनिमय का कार्य करेगा, कौन कार्य करेगा? मुद्रा, उसके औसत हस्तांतरण को ही मुद्रा की चलन गति यानी वॉलेंसिटी ऑफ सर्कुलेशंस ऑफ मनी कहा जाएगा। अतः मुद्रा की प्रभावी पूर्ति को मालूम करने के लिए मुद्रा की मात्रा को चलन गति से गुणा करना पड़ेगा। अर्थात m और v, m इंटू वी, इन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाएगा? आपकी मुद्रा की पूर्ति। यानी ms इक्वल्स टू m इंटू वी, जो कि नीचे दिया गया है। मुद्रा की पूर्ति ms इक्वल्स टू m इंटू वी, यानी मुद्रा की मात्रा को मुद्रा की चलन गति से इंटू करना पड़ेगा, तब जाके हमको मुद्रा की पूर्ति प्राप्त होगी। मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित करने वाले तत्व मुद्रा की मात्रा। ठीक है। मुद्रा की मात्रा सबसे पहले इफेक्ट करती हैं मुद्रा के चलन वेग को। अगर अन्य शब्दों में हम बताते हैं कि मुद्रा की जो मात्रा है वो क्वांटिटी उसकी बार बार प्रयोग किए जाएगी तो उसकी चलन गति भी बढ़ेगी, और अगर मुद्रा की कुल मात्रा अधिक हुई तो चलन गति कम हो जाएगी। यानी मुद्रा की मात्रा और चलन गति इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप पाया गया है। दूसरा है नगद क्रय विक्रय की आदत। अगर वस्तु और सेवाओं के क्रय विक्रय नगद में ही करने की आदत है तो मुद्रा की इकाइयाँ जल्द से जल्द हस्तांतरित होगी और चलन वेग बढ़ेगा। जैसे कि हमने 10 रुपये का सोचा था, 10 रुपये का नोट 10 से जाके 100 लोगों के हाथों में जाएगा तो 1000 रुपये का उसका चलन वेग हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा उसकी वॉलेंसिटी और उसका चलन होगा उतना ही ज़्यादा आपका जो है चलन वेग भी बढ़ेगा। तीसरा है बचत की प्रवृत्ति। अगर लोगों में बचत की प्रवृत्ति अधिक होती है तो चलन गति कम हो जाएगी। अगर हम लोग सेविंग करने लग जाएंगे तो पैसे की वैल्यू चलन कैसे होगा, और चलन नहीं होगा तो चलन जो वेग है मुद्रा का वो थम जाएगा और चलन वेग बहुत ही कम हो जाएगा। उधार की अवधि। अगर उधार की अवधि अल्पकाल हो तो स्थगित भुगतान के सौदे जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे, उससे चलन वेग बढ़ेगा। और अगर लंबे दीर्घकाल के लिए कोई उधार अवधि हो तो उसमें आपका चलन वेग कम हो जाएगा। द्रव्य की तरलता पसंदगी। अगर लोग अपने पास द्रव्य का यानी पैसा अपने पास कैश के तौर पे रखेंगे तो लोगों का चलन वेग बढ़ेगा। अदरवाइज अगर लोग ज़्यादातर बैंक में जमा रखेंगे या सेविंग करके रखेंगे तो चलन वेग कम हो जाएगा। लिक्विडिटी ज़्यादा रखनी चाहिए। मूल्य के भावी अनुमान। अगर लोगों को भविष्य में वस्तु और सेवाओं के मूल्य बढ़ने की संभावना हुई तो वो द्रव्य को व्यय करेंगे, जिससे मुद्रा की चलन गति बढ़ जाएगी। आर्थिक विकास का स्तर। नेक्स्ट टॉपिक। जितना देश जितना ही अधिक विकसित और समृद्ध होगा उतना ही अपना चलन वेग बढ़ेगा, और जितना ही पिछड़ा होगा उतना ही हमारा चलन वेग कम होगा। यातायात और संचार के साधनों की दशा। 8वां पॉइंट। व्यापार एवं उद्योग की प्रगति यातायात साधनों पर बहुत कुछ निर्भर करती है, अतः संचार एवं यातायात के साधनों के उन्नत होने पर चलन गति अधिक होगी। और अगर
साधनों के उन्नत नहीं होते हैं तो हमारी जो चलन वेग है वो कम होगी। मजदूरी भुगतान का ढंग, अगर मजदूरी भुगतान का ढंग नगद कैश के तौर पे जल्द से जल्द किया जाएगा तो चलन वेग भी ज़्यादा होगा। जनसंख्या का घनत्व, 10वां पॉइंट, जनसंख्या का घनत्व जितना अधिक होगा मुद्रा का चलन वेग भी उतना ही अधिक होगा। पॉपुलेशन हमारी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा पैसे का हस्तांतरण किया जा सकेगा। 11वां पॉइंट, उधार की सुविधा, जितनी उधार की सुविधा अधिक होगी मुद्रा का विनिमय कम होगा और चलन गति भी कम होगी। ठीक है, अगर उधार की सुविधा बहुत कम होती है तो अधिक सौदे नकद के रूप में निपटाने में चलन गति बढ़ जाएगी। 12वां पॉइंट, राजनीति शांति एवं सुरक्षा, अगर राजनीति स्थायित्व एवं शांति है तो मुद्रा की जो चलन गति है वो धीमी होगी, और अगर अशांति या युद्ध की परिस्थितियां होती हैं तो चलन गति बढ़ेगी, उसमें खर्चा बढ़ेगा। ये तो था हमारा नॉर्मली मुद्रा का मूल्य हम किसे कहते हैं, ठीक है, चलन वेग किसे कहते हैं, उसको क्या क्या मुद्रा के चलन वेग को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती है। इसके बाद आता है मुद्रा परिमाण सिद्धांत, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो कि बेटा मैं आपको पहले ही उसमें समझा चुकी हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके किस में आएगा, मुद्रा परिमाण सिद्धांत में। एक बार फिर और इस टॉपिक को एक नॉर्मली सा बता देती हूँ। मुद्रा परिमाण सिद्धांत में आपके नॉर्मली क्रय परचेजिंग पावर पर डिपेंडेंट है, यानी नॉर्मली आपकी जो जनरल वैल्यू है और मुद्रा का क्वांटिटी है, इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाएगा। जैसे कि हम लोग डायग्राम्स में भी देख सकते हैं, इधर है मुद्रा का परिमाण यानी क्वांटिटी मनी, और इधर है प्राइस, नॉर्मली प्राइस लेवल, इन दोनों में पॉजिटिव, और ये जो ओ रेखा सीधी रेखा जा रही है जो कि इन ओ वाई ओ एक्स दोनों को रेशियो, दोनों को बराबर अनुपात में डिवाइड कर रही है, यही एक रेखा है जो कि इन दोनों के अनुपात रेशियो को बताती है कि इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप पाया जाता है। इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप पाया जाता है, पॉजिटिव रिलेशन, यानी धनात्मक संबंध पाया जाता है। अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, मुद्रा की क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ेगी तो हमारा सामान्य मूल्य स्तर भी बढ़ेगा। अगर हमारी मुद्रा का परिणाम कम होगा तो सामान्य मूल्य स्तर भी हमारा कम होगा। जैसे कि आप इसमें स्टार्टिंग में देख ही सकते हैं कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसको सर्वप्रथम इटली के दीवान जेठी, ठीक है, इन्होंने प्रस्तुत किया था, और इसी को विशुद्ध रूप प्रतिपादित करके किसने श्रेय लिया था, डेविड ह्यूम ने, जो कि कब लिया था इन्होंने, 1752 में, 1752 1752 में इसको विशुद्ध करके इन्होंने नया रूप प्रदान किया था। ह्यूम के अनुसार क्या कहा गया था कि कीमत स्तर को मुद्रा की मात्रा का प्रतिफल कहा जाता है, यानी P = QM, जिसमें P है कीमत है, QM मुद्रा की मात्रा है, दोनों के बीच कारण परिणाम का संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया था। इसके नॉर्मली अगर हम इस सिद्धांत के अन्य बातों के समान रहने पे आ जाते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है, मुद्रा के परिणाम और देश के सामान्य कीमत स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होता है, यानी डायरेक्ट पॉजिटिव धनात्मक संबंध होता है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। दूसरा, मुद्रा के परिणाम और मुद्रा मूल्य में विपरीत अनुपातिक संबंध होता है। ये तो था सामान्य कीमत स्तर, ये है मुद्रा का मूल्य, है ना, इन दोनों में आपका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर मुद्रा के परिमाण में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो हमारा मुद्रा का जो मूल्य है वो 50% डाउन हो जाएगा, और अगर मुद्रा के परिणाम यानी इसमें जो क्वांटिटी ऑफ मनी है इसको आप 50% बढ़ा देते हैं तो हमारा मनी का जो वैल्यू है, मुद्रा का जो वैल्यू है वो 50% बढ़ जाएगा। थर्ड, रेखा चित्र में जैसे कि आपने देखा ही है वो सब बताया रखा है। उसके बाद आ जाते हैं मुद्रा परिमाण सिद्धांत में मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य का संबंध। ठीक है, मुद्रा परिणाम सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत आनुपातिक संबंध है। जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो मूल्य स्तर बढ़ने के कारण मुद्रा का मूल्य उसी अनुपात में घट जाता है, अर्थात मुद्रा की मात्रा दोगुनी करने पर मूल्य स्तर तो बढ़ के 2 गुना हो जाएगा, लेकिन मुद्रा का जो मूल्य है, वैल्यू ऑफ मनी है, वो घट करके आधा रह जाएगा। ठीक है, इन दोनों में ये होता है। इन दोनों का रिलेशनशिप नेक्स्ट पैराग्राफ में दर्शाया गया है आपका। ठीक है, इसमें आपका क्या है, यहाँ पे मुद्रा की मात्रा है, मुद्रा का मूल्य है,
जो ये रेखा जा रही है ABCD, ये इन दोनों के रेशियो को बता रही है। अगर जैसे मान लीजिए हमारा पहले संतुलन था O2M यानी B बिंदु पे था, ठीक है, अब मुद्रा की मात्रा मान लीजिए कम होकर के OM हो जाती है, तो संतुलन बिंदु A पर जाके और जो मुद्रा का मूल्य वो बढ़ कर के 1 जस्ट इसका डबल हो जाता है, ठीक है। और इस अगर इसमें मुद्रा की मात्रा में कमी होगी तो बढ़ोतरी होगी तो मुद्रा के मूल्य में कमी होगी। ये इसका बता रखा है। और इसके नीचे जो है वो कुछ मान्यताएं दे रखी है, अन्य बातें समान रहने पर कुछ मान्यताएं दे रखी है कि जैसा है व्यापार की मात्रा स्थिर रहनी चाहिए, वस्तु विनिमय के सौदे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी वॉलेंसिटी में कोई डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुद्रा की चलन गति भी स्थिर रहनी चाहिए, मुद्रा की जो चलन गति वो भी स्थिर रहनी चाहिए, साख मुद्रा की मात्रा भी अपरिवर्तित रहनी चाहिए। तो ये जो सारे थे इसमें आपके सारे अन्य बातों के समान रहने पे सब चीज़ें बताई गई है। इसके बाद आ जाता है मुद्रा परिणाम सिद्धांत के समीकरण, इसको क्या क्या इक्वेशंस दी गई हैं। तो जैसे कि सबसे पहले दे रखा M = TP, ये दे रखा है यहाँ पे M = TP यानी मौद्रिक व्यय बराबर व्यवसाय की भौतिक मात्रा इंटू औसत मूल्य। इसी आधार पर विभिन्न समयों में दिए गए समीकरणों का स्पष्टीकरण इस प्रकार दे रखा है आपको। प्राचीन अर्थशास्त्रियों द्वारा मुद्रा परिणाम सिद्धांत के समीकरण नीचे दे रखे हैं। प्राचीन अर्थशास्त्र ने मुद्रा की मात्रा, वस्तु, सेवाओं, कीमत, स्तर, आपसी संबंध को प्रदर्शित करते हुए परिणाम सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया है। पहला P = M/T, जिसको हम लिख सकते हैं M = PT, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M/T = P या PT/M। तो P का मतलब सामान्य मूल्य स्तर है, M यानी मुद्रा का परिणाम है, T यानी वस्तु सेवाओं की कुल मात्रा है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मली इसके इक्वेशंस दे रखे हैं आपके। लास्ट में इस समीकरण में T और O जो है लास्ट में वो सब स्थिर मान लिए गए हैं। O यानी क्या है आपका O और T। O तो है आपकी वस्तु और सेवाओं की कुल मात्रा अर्थात कुल व्यापार उत्पादन में द्वारा मुद्रा द्वारा किया गया क्रय विक्रय, OT का मतलब इसको स्थिर माना गया है, ठीक है। और इसका जो नया है वो फॉर्मूला है P = MV/TV, यानी आपका चलन वेग है, ठीक है, मुद्रा का चलन वेग है। ये सब चीज़ें आपकी दी गई हैं। इसमें कुछ गंभीर दोष भी रह गए थे सिद्धांत में, जैसे कि मुद्रा परिणाम में साख मुद्रा का बिल्कुल भी समावेश न करना अव्यावहारिक है, ठीक है। दूसरा, मुद्रा की चलन गति के समान साख मुद्रा की चलन गति की उपेक्षा करना उपयुक्त नहीं है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इसी का संशोधित रूप फिशर के द्वारा निर्धारित किया गया है। अभी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम वही टॉपिक पढ़ेंगे फिशर का, जिसमें उनका सिद्धांत है कि उनका इक्वेशन है कि PT = MV + M'(V'), उसमें उन्होंने साख मुद्रा का चलन वेग इन सब चीज़ों को भी दर्शाया है। इसी का संशोधित रूप है फिशर का सिद्धांत, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे यूनिट में। इस अगर पूरा सिद्धांत हम इस किताब में भी अगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा जाए तो फिशर का जो ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में उसी के बारे में पढ़ेंगे।